चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं बेटा हमारे पास यहां पर बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु की। ठीक है, तो चलिए बेटा, जैव अणु क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप इसका मीनिंग समझिए बेटा, हमारी बॉडी के अंदर, ध्यान से समझिएगा बेटा, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कुछ ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल यानी कुछ ऐसे वृहद अणु जिसका आणविक भार थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, जिसका आणविक भार ज्यादा होता है और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट के पार्ट होते हैं। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? यहां पर बायोमोलिक्यूल्स बोल देते हैं। तो अगर मैं यहां पर बायोमोलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो बायोमोलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं बेटा आप लोग पास? कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। इन सब के बारे में हम लोगों को यहां पर स्टडी करनी होती है। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोगों के पास है बेटा कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला पार्ट कौन सा बेटा? यहां पर कार्बोहाइड्रेट बेटा आप लोगों के पास है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो क्या बोल सकता हूं मैं? ऐसे बायोमोलिक्यूल यानी ऐसे आप लोगों के पास कंपाउंड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हों, ऐसे बायोमोलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर यहां पर बने हुए होते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा आप लोगों के पास? यहां पर कार्बोहाइड्रेट यहां पर बोल देते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि कार्बोहाइड्रेट आप लोगों के पास क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट आप लोगों के पास होते हैं बेटा ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन यहां पर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वो डेफिनेशन देखो, पढ़ने के लिए अपन नो डाउट यहां पर 3 घंटे का लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आने वाली चीज है हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पर केंद्रित होना चाहिए। और जो यहां पर मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, आप ध्यान रखिए कि उससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो भैया केमिकल फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ध्रुवण गुणक आप लोगों के पास यानी जो पोलराइजिंग प्लेन होते हैं उसको रोटेट करने वाला यहां पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यहां पर होते हैं। चलिए, इसका सामान्य सूत्र यहां पर आप लोगों के पास क्या होता है? CxH2OY यहां पर आप लोगों के पास होता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं कि भैया कार्बोहाइड्रेट को हम यहां पर 3 पार्ट्स में बेटा बांट सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कौन कौन से? एक होता है यहां पर आप लोगों के पास मोनोसैकेराइड, एक होता है यहां पर आप लोगों के पास ओलिगोसैकेराइड, एक होता है बेटा यहां पर आप लोगों के पास पॉलीसैकेराइड। एक होता है आप लोगों के पास मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड, एक होता है आप लोगों के पास पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं? नाम से ही काम है, मोनो का मतलब एक, सैकेराइड्स मतलब आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन की पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन की एक ही इकाई उपस्थित होती है, यानी एक ही यूनिट प्रेजेंट होती है और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, यानी इसका जल अपघटन यहां पर आगे की तरफ संभव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की इकाइयों को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? इस प्रकार की इकाइयों को हम लोग बोल देते हैं या इस प्रकार की शर्करा को हम लोग बोल देते हैं बेटा मोनोसैकेराइड शर्करा यानी मोनोसैकेराइड शुगर यहां पर बोल सकते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बहुत सारे उदाहरण आप इसके यहां पर दे सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं बेटा आप लोगों के पास यहां पर मोनोसैकेराइड्स होते हैं। वहीं अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो उसके दूसरा पार्ट है बेटा आप लोगों के पास ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना, ऐसे मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट यानी ऐसे सैकेराइड्स जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन की एक से ज्यादा यूनिट्स होती हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन की एक से ज्यादा यूनिट, लेकिन ज्यादा नहीं, इतनी भी ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए, इसमें 2 से 10 यूनिट्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं। किसकी? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन की यहां पर 2 से 10 यूनिट्स बेटा यहां पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके आगे फर्दर पार्ट यहां पर आप लोगों के पास कौन कौन से होते हैं कि भैया 2 यूनिट होगी तो ड्राइसैकेराइड नाम दे दिया, 3 यूनिट होगी तो 3, 4 होगी तो टेट्रा, 5 होगी तो पेंटासैकेराइड यहां पर हम लोगों ने नाम दे दिया। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं डाइसैकेराइड के हो सकते हैं सुक्रोज और माल्टोज, यहां पर एग्जांपल आप लोगों के पास हो सकते हैं। ऐसे यहां पर ट्राइसैकेराइड, टेट्रा और पेंटा के भी यहां पर एग्जांपल आप लोगों के पास होंगे एनसीईआरटी के अंदर। अगर मैं यहां पर बात करता हूं बेटा आप लोगों के पास पॉलीसैकेराइड्स कौन से होते हैं? जहां पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन की बहुत ज्यादा इकाइयां होती हैं, यानी मोर देन 100 यूनिट्स।
मोर देन 100 यूनिट्स यहां पर होती हैं, तो इस चीज को हम लोग बोल देते हैं बेटा यहां पर पॉलीसैकेराइड हम लोग इसको बोल देते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, जैसे सेलुलोज हो गया, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन यहां पर हो गया। तो इन सारी चीजों को बेटा हम यहां पर क्या बोल देते हैं बेटा, आप लोगों के पास पॉलीसैकेराइड्स यहां पर बोल देते हैं। ठीक है, स्टार्च प्लांट में स्टोर्ड फूड होता है और ग्लाइकोजन जो होता है आप लोगों के पास एनिमल में स्टोर्ड फूड यहां पर आप लोगों के पास होता है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहां पर होता है। क्वेश्चन आता है बेटा आप लोगों के पास ग्लूकोज की यहां पर मैकेनिज्म से यहां पर आता है बेटा। ठीक है, वहीं पर मैंने यहां पर आप लोगों को एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल को ध्यान में रखना आप लोगों के पास अति आवश्यक है बेटा। इस टेबल को ध्यान रखना बेटा आप लोगों के पास यहां पर अति आवश्यक है। टेबल का ध्यान आप यहां पर जरूर रखें। टेबल का ध्यान आप लोग यहां पर जरूर रखें। ठीक है, टेबल बनाई हुई है बेटा मैंने यहां पर, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है अपचयी और नॉन अपचयी शर्करा के बारे में, यानी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में, है ना। और ध्यान से देखना, ये सारे जो टेस्ट मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे टेस्ट आप लोगों को मैंने जब एनसीईआरटी रिवीजन का लेक्चर लिया था मैंने लक्ष्य बैच में, तो बहुत अच्छे से डिटेल से, अब देखो वन शॉट में है तो सारे टेस्ट को यहां पर डिटेल से तो कराना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में हम लोगों ने आपको जब क्लास पढ़ाया था, है ना, लक्ष्य बैच में जब क्लास में, जिसने नहीं देखा होगा एक बार वहां पर जाकर आप लोग देखिएगा, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर चीजों को कराया हुआ है। लेकिन वन शॉट लेक्चर है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन, देखो टेस्ट वहां पर लिखवाता भी कोई नहीं है आपसे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं आप लोगों से कि जो हमारे पास शुगर होती है वो दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है सर? एक होती है अपचयी और एक होती है अनअपचयी। एक होती है रिड्यूसिंग और एक होती है आप लोगों के पास नॉन रिड्यूसिंग। एक क्या होती है बेटा आप लोगों के पास, एक होती है यहां पर अपचयी, एक होती है अनअपचयी, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होगी? रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो दूसरे का करते हैं रिडक्शन, खुद का कर देते हैं ऑक्सीडेशन, वही तो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग शुगर भी वही होती है कि जो भाई साहब यहां पर जितने भी आप लोगों के पास टेस्ट दिए हुए हैं, तो इसमें कौन रिड्यूस होगा और कौन अपने आप को ऑक्सीडाइज करना यहां पर चाहेगा। तो अगर मैं टॉलेंट टेस्ट की बात करूं, टॉलेंट टेस्ट क्या होता है? अमोनिनेटेड सिल्वर होता है बेटा। टॉलेंट टेस्ट क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? टॉलेंट टेस्ट होता है आप लोगों के पास AgNH3 2+ और यहां पर OH-, ये अमोनिनेटेड सिल्वर होता है। इस अमोनिनेटेड सिल्वर की प्रेजेंस में जो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं वो पॉजिटिव टेस्ट देती हैं, यानी सिल्वर मिरर यहां पर दे देती हैं आप लोगों को। क्या दे देती हैं बेटा? सिल्वर मिरर यहां पर आप लोगों के पास दे देती हैं। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, अनअपचयी जो शुगर होती है, वो यहां पर आप लोगों के पास ये टेस्ट बेटा नहीं देती है। क्लियर हो गई? वहीं अगर मैं फेलिंग सॉल्यूशन की बात करूं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी की बात करूं मैं यहां पर, तो फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? फेलिंग सॉल्यूशन ए आप लोगों के पास होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? रोशेल सॉल्ट होता है। तो यहां से भी आप लोगों को कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बेटा मिल जाता है, और यहां पर Cu2O का रेड पीपीटी यहां पर दिखाई देता है बेटा आप लोगों को। Cu2O का रेड पीपीटी यहां पर आप लोगों को दिखाई देता है। जो रिड्यूसिंग शुगर होती है वो इस टाइप का टेस्ट यहां पर देती हैं, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर यहां पर रेड पीपीटी यहां पर फॉर्मेशन करती हुई नहीं दिखाई देती है। ठीक उसी तरीके से बेनेडिक्ट रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की बात करूं तो इस सॉल्यूशन में भी आप लोगों के पास सोडियम सिट्रेट होता है, Na2CO3 होता है और CuSO4 का यहां पर मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या क्या होता है बेटा यहां पर? Na2CO3, सोडियम सिट्रेट, Na2CO3 और CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन होता है। इसमें भी बेटा यहां पर आप लोगों को कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिलता है, और यहां पर भी बेटा आप लोगों को CO2O का रेड पीपीटी यहां पर आप लोगों को दिखाई देता है।
तो रिड्यूसिंग शुगर यहां पर भी आप लोगों को इस टाइप का टेस्ट देती हुई दिखाई देंगी, जबकि नॉन रिड्यूसिंग यहां पर इस प्रकार का टेस्ट आप लोगों को देते हुए नहीं दिखाई देंगी। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, या आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। म्यूटा रोटेशन स्पेसिफिक एंगल के स्पेसिफिक एंगल में यहां पर चेंजेस होते हैं, वो हम बताएंगे यहां पर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं वो म्यूटा रोटेशन यहां पर आप लोगों को दिखाती हैं, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर यहां पर म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाती। अब यहां पर ध्यान रखने वाली जो चीज है वो है एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट क्या चीज है बेटा यहां पर आप लोगों को? एग्जाम्पल। टेबल तो आप लोग याद कर लेते हैं, टेबल तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों याद कर लेते हैं, लेकिन आप क्या याद नहीं कर पाते हैं? आप ये याद नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन सी शुगर ऐसी होती हैं जो कि रिड्यूसिंग होती हैं और कौन कौन सी शुगर ऐसी होती हैं जो कि नॉन रिड्यूसिंग यहां पर होती हैं। तो जितनी भी मोनोसैकेराइड्स होती हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स जितनी भी हैं आप लोगों के पास, वो सारी कैसी होती हैं बेटा? आप लोगों के पास रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों के पास यहां पर बात करूं कि भाई साहब ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, गैलेक्टोज है, क्या बात कर रहा हूं बेटा मैं? ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा आप लोगों के पास यहां पर? रिड्यूसिंग शुगर के क्या हो जाते हैं बेटा? यहां पर आप लोगों के पास एग्जाम्पल होते हैं। वहीं अगर मैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करूं तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कौन कौन से होते हैं बेटा आप लोगों के पास? नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आप लोगों के पास यहां पर होते हैं बेटा क्या? डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज हो सकता है, ये याद रखना है आप लोगों को। डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज आप लोगों के पास क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। सुक्रोज यहां पर आप लोगों के पास डाइसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड में आप लोगों को यहां पर स्टार्च, पॉलीसैकेराइड में क्या होता है बेटा आप लोगों को यहां पर? स्टार्च होता है। और ये क्या होते हैं बेटा आप लोगों के पास? नॉन रिड्यूसिंग यहां पर होते हैं। क्लियर हो रही है बेटा बात? चलिए अब अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से कि भाई साहब ग्लूकोज को बनाने की कौन कौन सी विधि है, यही आते हैं क्वेश्चन यही आता है आप लोगों के पास यहां पर, ठीक है। अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं कि ग्लूकोज की बनाने की विधि के बारे में अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं आप लोगों के पास, ग्लूकोज को आप किस तरीके से बना सकते हो, तो एनसीईआरटी वाली रिएक्शंस आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आप लोगों के एडवांस में, आप लोगों के मेंस में और आप लोगों के नीट के एग्जाम में, एज वेल एज आप लोगों का जो 12th का एग्जाम है, वहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड ही रहने वाला है। इस चीज पर आप लोग ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। पढ़ने के लिए तो हम लोग पीएचडी भी कर सकते हैं, इस बायोमोलिक्यूल के पूरे एक पर आप थीसिस भी लिख सकते हो, पूरी की पूरी पीएचडी भी कर सकते हो एक टॉपिक पर, लेकिन हम लोगों को हमारा सिलेक्शन करना है, ठीक है। ग्लूकोज कैसे बन सकता है कि भाई साहब ये हम लोगों ने सुक्रोज ले लिया है, इस सुक्रोज का हम एसिडिक मीडियम में क्या करवा रहे हैं बेटा? हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। इस सुक्रोज का हम लोग एसिडिक मीडियम में क्या करवा रहे हैं बेटा? हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। और इस सुक्रोज की एक यूनिट से हम लोगों को ग्लूकोज और फ्रक्टोज की एक एक यूनिट बेटा यहां पर फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज है बेटा हम लोगों के पास स्टार्च है बेटा। इस स्टार्च का हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं बेटा हम? स्टार्च का एसिडिक मीडियम में, स्टार्च ले सकते हो अथवा सेलुलोज भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। स्टार्च अथवा सेलुलोज का एसिडिक माध्यम में जैसे ही हम यहां पर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, तो हम लोगों को यहां पर ग्लूकोज की यूनिट्स बेटा यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। तो इन दोनों रिएक्शन से बेटा हम यहां पर ग्लूकोज को यहां पर फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इंपॉर्टेंट चीज ये होती है आप लोगों के पास ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बेटा यहां से आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज बेटा आप लोगों के पास ये होती है, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बेटा यहां से आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के पास ये होती है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है जिसमें आप लोगों को क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा? यहां तो ये एल्डिहाइड ग्रुप आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ, ये एल्डिहाइड ग्रुप बेटा हम लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर ये हम लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है? यहां पर ये हम लोगों को 1 डिग्री अल्कोहल है और यहां पर ये 2 डिग्री अल्कोहल हम लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है। क्लियर हो रही नहीं हो रही बेटा बात? ठीक है सर। अब यहां पर
ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि यहां पर इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से यहां पर बताई जाती हैं, और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो इसकी हेमी एसिटाइल फॉर्म यानी साइक्लिक फॉर्म से यहां पर बताई जाती हैं। तो हम उन रिएक्शंस के बारे में यहां पर स्टडी कर लेते हैं। जैसे अगर मैं पहली रिएक्शन की बात करूं यहां पर आप लोगों से, पहली रिएक्शन क्या है बेटा? पहली रिएक्शन है कि Br2 और H2O के साथ यहां पर रिएक्शन हो रही है। पहली रिएक्शन क्या है बेटा आप लोगों के पास? Br2 और यहां पर H2O के साथ यहां पर रिएक्शन हो रही है। तो ग्लूकोज Br2 के साथ रिएक्ट करके क्या देता है बेटा? यहां पर ग्लूकोनिक एसिड यहां पर देता है। ग्लूकोनिक एसिड आप लोगों के पास दे रहा होता है, और ये क्या दे रहा होता है? ये रिएक्शन क्या बता रही होती है? ये रिएक्शन आप लोगों को ये बता रही होती है कि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। इन ग्लूकोज जो आप लोगों के पास कार्बोनिल ग्रुप है, वो कार्बोनिल ग्रुप किस फॉर्म में बेटा? एल्डिहाइड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन आप लोगों को क्या बता रही होती है यहां पर कि भैया यहां पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। और ये क्या होते हैं बेटा? Br2H2O, ये यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? यहां पर ग्लूकोनिक एसिड यहां पर होता है। क्या हो जाता है बेटा? ये यहां पर ग्लूकोनिक एसिड यहां पर बन जाता है। एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि फ्रक्टोज जो होते हैं आप लोगों के पास, वो फ्रक्टोज Br2H2O के साथ बेटा यहां पर रिएक्ट आप लोगों के पास नहीं कर रहे होते हैं, नहीं यहां पर कर रहे होते हैं। क्लियर हो रही है बेटा? चलिए जी, अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि भैया यहां पर ग्लूकोज की रिएक्शन हम करा रहे हैं HNO3 के साथ। किसके साथ करा रहा हूं बेटा? मैं HNO3 के साथ करा रहा हूं। तो आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे कि ये एल्डिहाइड, ये क्या होता है आप लोगों के पास? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाँ सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट तो हो ही गया है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और यहां पर ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो भाई साहब ये 1 डिग्री अल्कोहल भी यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा आप लोगों के पास? कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पर कन्वर्ट हो जाता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है आप लोगों के पास? कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यहां पर ये किस में कन्वर्ट होता है आप लोगों के पास? सैकेरिक एसिड में यहां पर कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा होता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है ये बेटा? यहां पर सैकेरिक एसिड में यहां पर कन्वर्ट हो जाता है आप लोगों के पास, ठीक है। सैकेरिक एसिड में यहां पर कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस यहां पर क्या बता रहा होता है ये रिएक्शन कि ग्लूकोज के अंदर प्राइमरी अल्कोहल यहां पर प्रेजेंट है। इन ग्लूकोज 1 डिग्री OH इज प्रेजेंट। ठीक है, चलिए अगला मैं बात करूं बेटा आप लोगों के पास, अगली रिएक्शन बेटा हम लोग यहां पर ग्लूकोज की रिएक्शन HI और रेड फास्फोरस के साथ करा रहे हैं। HI और रेड फास्फोरस के साथ हम यहां पर ग्लूकोज से करा रहे हैं, और आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट में यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा? एन हेक्सेन का यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा? एन हेक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर आप लोगों को पता है कि इस ग्लूकोज में सभी कार्बन क्या होंगे? एक लीनियर सीरीज में यहां पर आप लोगों के पास प्रेजेंट है, यानी ऑल कार्बन आर प्रेजेंट, all carbon present in linear form, क्या सीरीज में भी आप बोल सकते हो। ये रिएक्शन इस चीज के बारे में यहां पर रिएक्शन दे रही होती है। अगर मैं अगली रिएक्शन की बात करूं बेटा यहां पर, अगली रिएक्शन बेटा यहां पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है? अगली रिएक्शन है बेटा ये NaHG। ये भी यहां पर क्या होता है बेटा आप लोग पास? रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक एजेंट होता है। ये सेलेक्टिव रिएजेंट होता है, ये सेलेक्टिव रिएजेंट होता है। अब ये जो सेलेक्टिव रिएजेंट होता है ये क्या करता है आप लोग पास? 2 डिग्री अल्कोहल को, यानी आप लोगों से मैं बोलना चाहूं कि भैया ये जो एल्डिहाइड होता है, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल नहीं, ये जो होता है ये एल्डिहाइड को आप लोगों के पास किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल में आप लोगों के पास यहां पर कन्वर्ट कर देता है। किसको कन्वर्ट कर देता है बेटा? एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में ये कन्वर्ट यहां पर कर देता है। तो यहां पर जो आप लोग पास एल्डिहाइड है,
ये यहां पर NaHg की प्रेजेंस में 1 डिग्री अल्कोहल यानी सार्बिटॉल में बेटा कन्वर्ट होते हुए यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भैया हम लोगों ने ASCl एसिटिल क्लोराइड के साथ यहां पर रिएक्शन करा रखी है। किसके साथ करा रखी है बेटा? एसिटिल क्लोराइड के साथ यहां पर हम लोगों ने रिएक्शन करा रखी है। और ये एसिटिल क्लोराइड बेटा यहां पर आप लोगों के पास रिएक्ट करता है किसके साथ? इस एल्कोहलिक ग्रुप के साथ यहां पर रिएक्ट करता है और यहां पर हम लोगों को पेंटा एसीटेट यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। और ये क्या दिखा रहा होता है? in glucose 5 OH group are present. 5 OH ग्रुप आर प्रेजेंट। ये चीज बेटा यहां पर इस चीज को दिखा रही होती है। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा आप लोगों के पास कि ग्लूकोज यहां पर फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ जब रिएक्ट करती है, किसके साथ बेटा? फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ जब यहां पर रिएक्ट करती है तो आप लोगों को यहां पर ओसाजोन का फॉर्मेशन करवा देती है। किसका फॉर्मेशन करा देती है बेटा? यहां पर ओसाजोन का यहां पर आप लोगों को फॉर्मेशन करा देती है। किसका फॉर्मेशन बेटा? ओसाजोन का यहां पर आप लोगों को फॉर्मेशन करा देती है। अब ओसाजोन क्या होता है आप लोगों के पास? जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, ओसाजोन क्या होता है? ये होता है बेटा आप लोगों के पास ओसाजोन। इस चीज को आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है और यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ध्यान रखने कि एक ग्लूकोज के साथ इसके 3 मॉलिक्यूल यहां पर रिएक्ट करते हैं। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के साथ इसके 3 मॉलिक्यूल यहां पर रिएक्ट करते हैं और किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा? यहां पर आप लोगों के पास ओसाजोन का यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा? यहां पर आप लोगों के पास ओसाजोन का यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? तो कुछ इस तरीके से बेटा आप लोगों को यहां पर रिएक्शंस के बारे में स्टडी करनी है कि आप लोगों को यहां पर ये सारी की सारी रिएक्शंस बेटा आप लोगों को यहां पर लीनियर यानी सीरीज वाली जो आप लोगों के पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है वो यहां पर दिखाती है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट नोट की अगर बात करें कि कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जो यहां पर ये रिएक्शन शो नहीं कर रही होती है। तो अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती है? शिफ रिएक्शन, सिफ रिएक्शन 2,4-DNP टेस्ट, शिफ रिएक्शन 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहां पर बोलना चाहूं आप लोगों के पास शिफ हो गया, 2,4-DNP टेस्ट हो गया। इसके अलावा अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करना चाहता हूं बेटा कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती है यहां पर आप लोगों के पास? हाइड्रोक्सिलेमाइन या NaHSO3 के साथ भी लिख सकते हो। हाइड्रोक्सिलेमाइन तो पता है, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ यहां पर रिएक्शन नहीं देती है। तो इसके लिए देनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो हमारे पास CHO ग्रुप है, जो CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। तो किस फॉर्म में है? तो ये बेटा साइक्लिक फॉर्म में मिलता है, साइक्लिक हेमी एसिटेल फॉर्म में आप लोगों को यहां दिखाई देता है। और इस साइक्लिक फॉर्म में इन तीनों रिएक्शन की यहां पर आप लोगों को रिएक्शन दिखाई देती है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट है बेटा आप लोगों के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भैया म्यूटा रोटेशन क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। म्यूटे रोटेशन की अगर मैं बात करूं यहां पर तो भाई साहब ध्यान से देखना क्या होता है। जब डी ग्लूकोज के किसी भी रूप का, डी ग्लूकोज के 2 फॉर्म होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा वाले को कैसे बनाते हैं? ग्लूकोज के सांद्र विलयन कंसंट्रेट सॉल्यूशन को 307 केल्विन पर गर्म, जबकि वहां पर जो बीटा फॉर्म होती है उसको 317 केल्विन के आसपास गर्म करते हैं। तो जब डी ग्लूकोज के किसी भी रूप को जल में विलयन बनाया जाता है तो वह विवृत श्रृंखला एल्डिहाइड रूप बनाते हुए एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये ओपन चेन है बेटा, यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा?
ओपन चेन है। ये ओपन चेन में इसका जो आप लोग पास रोटेशन वाला एंगल है वो कितना दिया हुआ है बेटा, 52.5 है। कितना है बेटा, 52.5 यहां पर दिया हुआ है। अब ये यहां पर जैसे ही मैं इसका अल्फा फॉर्म वाला और बीटा फॉर्म वाला और अल्फा फॉर्म वाला जब इसके हम यहां पर सॉल्यूशन बनाते हैं, मैं दोबारा से बात करूंगा, इन दोनों के लिए अलग अलग टेंपरेचर की जरूरत होती है। अल्फा के लिए हम लोगों को 303 केल्विन के चाहिए और यहां पर बीटा के लिए हम लोगों को 371। मैं दोबारा से बोलूंगा, अल्फा के लिए मुझे चाहिए 303 केल्विन पर क्रिस्टलाइजेशन और यहां पर चाहिए 371 केल्विन पर क्रिस्टलाइजेशन यहां पर चाहिए। इतने टेंपरेचर पर हम लोगों को अल्फा फॉर्म मिलेगी और बीटा फॉर्म यहां पर मिल सकती है। ठीक है, अब इसका जो यहां पर हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो कितना हो जाता है, प्लस का 19 हो जाता है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एंगल, और इसके लिए यहां पर कितना हो जाता है, 112 हो जाता है। ओपन चेन का 52.5 था, लेकिन जैसे ही हम यहां पर अल्फा फॉर्म बनाते हैं तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन ये तब तक कन्वर्ट होता रहता है जब तक इसका स्पेसिफिक रोटेशन एंगल 112 डिग्री ना हो जाए, और ये बीटा में तब तक कन्वर्ट होता रहता है जब तक इसका स्पेसिफिक रोटेशन बेटा यहां पर 19 डिग्री ना हो जाए। तो इस टाइप के इंटर कन्वर्जन को यानी स्पेसिफिक रोटेशन के एंगल में जो चेंजेस आ रहे हैं इसको हम लोग बोल देते हैं बेटा म्यूटा रोटेशन। क्या बोल देते हैं बेटा इस चीज को हम लोग यहां पर, म्यूटा रोटेशन हम लोग यहां पर इस चीज को बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं बेटा मैं, अगला क्वेश्चन है बेटा यहां पर ये कुछ टर्म्स है बेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन टर्म्स को बेटा आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टर्म है बेटा आप लोग पास एनोमर और एक टर्म और होती है बेटा एपीमर। दोनों ही यहां पर आप लोगों की डायस्टीरियोमर से रिलेटेड टर्म है, इन दोनों टर्म को बेटा आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। एनोमर क्या होते हैं, चक्रीय एसीटेल या कीटेल में भिन्नता केवल C1 कार्बन पर हो, C1 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह के विस्थापन में हो, यानी हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में यहां पर जब डिफरेंस होता है, कार्बन यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है C1, और फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, चक्रीय एसीटेल यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। चक्रीय एसीटेल या कीटेल में C1 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह में जब भिन्नता होती है तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, एनोमेरिक कार्बन यहां पर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, हम इसे एनोमेरिक कार्बन यहां पर बोल देते हैं। क्लियर हो रहा है? चलो अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि एपीमर क्या होते हैं, एपीमर क्या होते हैं बेटा आप लोगों के पास, तो ध्यान से देखना, ऐसे डायस्टीरियोमर्स जिसमें किसी एक कायरल कार्बन पर, कोई भी एक कायरल कार्बन पर, ध्यान से देखना, कोई भी एक कायरल कार्बन पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो। क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी एक कायरल कार्बन पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, एपीमर्स यहां पर बोल देते हैं। उसे क्या बोल देते हैं बेटा, हम लोग एपीमर्स यहां पर बोल देते हैं। और ये एपीमर्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा आप लोग पास, जैसे अगर मैं बोलूं आप लोगों पास डी ग्लूकोज और डी मेनोज, ये क्या होते हैं बेटा आप लोगों के पास यहां पर एपीमर्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, डी ग्लूकोज और डी मेनोज आप लोगों के पास यहां पर एपीमर्स होते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं बेटा यहां पर आप लोगों के पास एपीमर्स होते हैं, डी ग्लूकोज और डी मेनोज। ग्लूकोज और मेनोज की अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये C2 होते हैं और ग्लूकोज और गैलेक्टोज यहां पर आप लोग पास C4 होते हैं, यानी यहां पर C2 में चेंजेस होते हैं और ये C4 एपीमर होते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, ये चीज बेटा आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है, C2 एपीमर होते हैं और ये यहां पर आप लोगों के पास C4 एपीमर्स होते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए अगली स्लाइड पर चलें बेटा। अगली स्लाइड बेटा आप लोगों के पास कुछ शुगर्स होती हैं, इनकी स्ट्रक्चर तो नहीं पूछी जाती है, बेसिकली बनाने के लिए स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्टेड हो जाती है ना। स्ट्रक्चर अब रटवानी हो तो वो बात अलग है, उसके तरीके हम लोगों ने बता रखे हैं बेटा, जो हमारी क्लासेस होती हैं नीट वगैरह की उसमें हम लोगों ने बता रखे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से बोर्ड वगैरह में स्ट्रक्चर से तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो दोनों सब यूनिट्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर जुड़ी हुई रहती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पहली स्ट्रक्चर की बात करूं आप लोगों से सुक्रोज की, तो यहाँ पर ये जो सुक्रोज होती हैं ये यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज की सब यूनिट से मिलकर बनी हुई होती हैं। कौन कौन सी? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज की सब यूनिट से मिलकर बनी हुई होती हैं। और इनके बीच में कौन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, यानी अल्फा डी ग्लूकोज के पहले कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन।
अल्फा डी ग्लूकोज के पहले कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन के बीच में यहां पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, यानी सुक्रोज के जल अपघटन के द्वारा एक यूनिट मुझे ग्लूकोज की मिलेगी, एक यूनिट मुझे यहां पर फ्रक्टोज की मिलती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं बेटा माल्टोज की, दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं बेटा यहां पर माल्टोज की, तो माल्टोज के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं आप लोगों से, तो माल्टोज में एक ग्लूकोज की यूनिट होती है बेटा आप लोगों के पास यहां पर अल्फा की, एक होती है बेटा आप लोगों के पास यहां पर अल्फा की, यानी माल्टोज के रिस्पेक्ट में अगर आप लोगों से बात करूं तो माल्टोज के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि दो अल्फा डी ग्लूकोज की सब यूनिट्स होती हैं और इसमें एक ग्लूकोज यूनिट के पहले कार्बन में और दूसरी ग्लूकोज यूनिट के चौथे कार्बन के बीच में यहां पर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आप लोगों के पास देखा जाता है। क्या देखा जाता है बच्चों? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहां पर आप लोगों के पास देखा जाता है। ये कुछ चीजें बेटा आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ यहां पर, ठीक है। अगली तरफ बात करूं मैं यहां पर लैक्टोज की बात करता हूं आप लोगों से। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? यहां पर लैक्टोज की बात करूं तो ध्यान से देखना बच्चों, लैक्टोज में आप लोगों के पास क्या होता है कि लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से, लैक्टोज के जल अपघटन के द्वारा, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को स्ट्रक्चर देखते ही पता हो जाना चाहिए। लैक्टोज के जल अपघटन द्वारा बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी गैलेक्टोज की दो यूनिट्स हम लोगों को यहां पर मिलेंगी, जहां पर एक यूनिट के पहले और दूसरी यूनिट के चौथे कार्बन के बीच में आप लोगों को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखना है आप लोगों को, लिंकेज ध्यान में रखना है, ठीक है। और हाइड्रोलाइसिस से कौन कौन से प्रोडक्ट यहां पर बन रहे हैं वो चीज यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इसके अलावा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है अपन को। चलो नेक्स्ट है बेटा हम लोगों के पास अमीनो एसिड्स की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। आप लोगों को पता है ना अमीनो एसिड्स हमारे प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं, यानी जो हम लोगों के पास प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है बेटा आप लोगों के पास? अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, शरीर की स्ट्रक्चरल यूनिट्स का पार्ट होता है बेटा। तो जितने भी आप लोगों के पास नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी नेचुरल प्रोटीन्स आप लोगों के पास होते हैं वो अल्फा एल अमीनो एसिड्स के, अल्फा एल अमीनो एसिड्स के क्या होते हैं बेटा आप लोगों के पास? पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अल्फा एल अमीनो एसिड्स के यहां पर आप लोगों के पास पॉलीमर होते हैं। और नेचुरल अमीनो एसिड्स के हाइड्रोलाइसिस से आप लोगों को क्या मिलता है बेटा? पेप्टाइड्स यहां पर बनते हैं और पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन के लिए पेप्टाइड बॉन्ड जरूरी होते हैं, आगे बताएंगे कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और इसके हाइड्रोलिसिस से हम लोगों को यहां पर अल्फा अमीनो एसिड्स बेटा यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं। सिंपल सिंपल सी चीजें निचोड़ लेके आ रहा है एनसीईआरटी का आप लोगों के सामने, केवल और केवल ये चीजें आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है बेटा। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के पास ज्वीटर आयन की बात करूं, अगर मैं ज्वीटर आयन की अगर मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर किसी भी अमीनो एसिड्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है आप लोगों के पास बेसिक पार्ट, किसी भी अमीनो एसिड में एक पार्ट क्या होता है आप लोगों के पास? बेसिक पार्ट बेटा यहां पर होता है, और एक पार्ट क्या हो जाता है बेटा आप लोगों के पास यहां पर? एसिडिक पार्ट यहां पर आप लोगों के पास होता है। यहां पर एक हाइड्रोक्सिल समूह होता है और इस एल्किल ग्रुप के बेसिस पर, इस एल्किल ग्रुप के बेसिस पर काफी ज्यादा अमीनो एसिड्स हम लोगों ने डिस्कवर किए हुए होते हैं। तो अगर यहां पर ध्यान से देखना, अगर इस एसिडिक पार्ट ने यहां से ये H+ निकाला और ये H+ यहां पर माइग्रेट करके अगर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास चला गया, नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास चला गया, तो यहां पर आप लोगों को क्या दिखाई देगा बेटा? यहां पर आप लोगों को NH3+ आएगा और यहां पर COO- आएगा, और इसी आयनिक फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं बेटा ज्वीटर आयन। इसी आयनिक फॉर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? ज्वीटर आयन यहां पर हम लोग बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा। अब अगर मैं यहां पर एक और चीज की बात करूं, एक होता है बेटा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सम विभव बिंदु। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करूं, क्या होता है जरा यहां पर ध्यान से समझना। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है जहां पर आप लोगों का ज्वीटर आयन कहीं भी मूव ना करे, ना कैथोड की तरफ मूव करे ना ही एनोड की तरफ मूव करे, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यहां पर हम लोग इसे बोल देते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूं, द pH एट विच द अमीनो एसिड शो नो टेंडेंसी टू माइग्रेट व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब इस अमीनो एसिड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ना कैथोड की तरफ जाना चाहेगा ना एनोड की तरफ जाना चाहेगा, तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं आप लोगों के पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। लेकिन फिर भी अगर मैं मीडियम को काफी ज्यादा एसिडिक कर दूं, मीडियम को काफी ज्यादा एसिडिक कर दूंगा तो H+ का अमाउंट ज्यादा होगा, H+ का अमाउंट ज्यादा होगा तो यहां पर NH3 फॉर्म में यहां पर इस पार्ट में होगा, और पॉजिटिव पार्ट जैसे ही ज्यादा हो जाएगा तो ये किसकी तरफ मूव करना चाहेगा आप लोगों के पास?
कैथोड की तरफ यहां पर मूव करना चाहेगा। वहीं अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि बेसिक मीडियम ज्यादा हो गया, बेसिक मीडियम ज्यादा हो गया तो यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाएगा तो नेगेटिव पार्ट मेंटेन होगा, नेगेटिव पार्ट मेंटेन होगा तो ये एनोड की तरफ यहां पर अट्रैक्ट होगा। सिंपल सिंपल सी चीजें बेटा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं कि भैया अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जरा यहां पर ध्यान से देखना। भाई साहब हम लोगों के पास दो अमीनो एसिड्स हैं, ये एक अमीनो एसिड है बेटा यहां पर, ये भी क्या है आप लोगों के पास अमीनो एसिड ही है, यहां भी क्या चीज होगी बेटा आप लोगों के पास, ये भी यहां पर अमीनो एसिड हो गया। अब ये दोनों अमीनो एसिड्स क्या करते हैं बेटा, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का COOH ग्रुप यहां पर रिएक्ट करते हैं और यहां से आप लोगों का वाटर एलिमिनेट हो जाता है और यहां पर ये आप लोगों के पास किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, पेप्टाइड लिंकेज का यहां पर फॉर्मेशन हो गया। इसको बोला जाता है बेटा आप लोगों के पास पेप्टाइड बॉन्ड। इसे यहां पर क्या बोल दिया जाता है बेटा आप लोगों के पास, यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड यहां पर इस चीज को बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है इसको, पेप्टाइड बॉन्ड यहां पर बोल दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों को एनसीईआरटी से देखना है, उसमें होते हैं आवश्यक अमीनो एसिड्स और अनावश्यक अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो वो कुछ होते हैं अम्लीय, कुछ होते हैं उदासीन, कुछ होते हैं क्षारीय, तो वो एग्जाम्पल है, वो आप लोगों को एनसीईआरटी में से एक बार कवर करने होंगे। अब अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, प्रोटीन की बेसिकली चार टाइप की स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरी। कुछ भी नहीं होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर आप लोगों के पास लीनियर पैरेलल फॉर्म में होती है, जहां पर आप लोगों के पास क्या होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और अमीनो एसिड्स के बीच में ड्यूरेबल वॉन्डरवॉल बंद होते हैं। तो लीनियर फॉर्म होती है, पैरेलली होती है बेटा अमीनो एसिड्स की चेन, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होती हैं और इनके ऑर्डर को अगर आप चेंज कर दो, इनके ऑर्डर को अगर आप चेंज कर दो तो यहां पर क्या हो जाता है आप लोगों के पास अमीनो एसिड्स भी चेंज हो जाते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम लोग प्राइमरी बोल देते हैं। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी थोड़ी सी आप लोगों के पास क्या से होती है, थोड़ी सी यहां पर आप लोगों के पास ऐसी घुमावदार ऐसी स्ट्रक्चर होती है बेटा आप लोगों के पास, डीएनए लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इसकी दो फॉर्म होती है, एक होती है अल्फा हेलिक्स, एक होती है बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में क्या होते हैं आप लोग पास एक ही डायरेक्शन में रोटेशन होता है, बीटा हेलिक्स में आप लोगों के पास पैरेलली साइड बॉन्ड भी यहां पर बन जाते हैं। टर्सरी की बात करूं तो टर्सरी में यहां पर क्या हो जाते हैं कि लीनियर फॉर्म में कुछ ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी बेटा यहां पर ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो इसको यहां पर टर्सरी बोला जाता है। और क्वार्टरनरी जो होता है आप लोगों के पास वो क्या होती है बेटा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर यहां पर होती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर यहां पर होती है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों के पास कि अगर मैं डीनेचुरेशन करवा रहा हूं, यानी प्रोटीन में विकृतीकरण में करा रहा हूं, अगर मैं डीनेचुरेशन करा रहा हूं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का अगर मैं डीनेचुरेशन करा रहा हूं तो प्रोटीन का जैसे ही मैं डीनेचुरेशन आप लोगों से कराऊंगा तो यानी प्रोटीन का विकृतीकरण हो रहा है। सो प्रोटीन के विकृतीकरण में आप लोगों के पास जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर होती है रिमेन सेम, इसमें किसी भी प्रकार का यहां पर चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जो आप लोगों की 2 डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है, ये क्या हो जाती है बेटा आप लोगों के पास, यानी 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो हो जाती है, ये क्या हो जाती है आप लोगों के पास यहां पर चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, ये यहां पर आप लोगों के पास चेंज हो जाती है। और जैसे ही ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, प्रोटीन क्या हो जाता है आप लोगों के पास, टूट जाता है, प्रोटीन डीनेचुरेट हो जाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। दही का जमना, अंडे का उबलना, सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। चलिए नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के पास यहां पर विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं यहां पर, जरा यहां पर आप लोगों को ध्यान से देखना है। विटामिन्स क्या होते हैं देखना। विटामिन्स आप लोगों को पता है, विटामिन्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिसकी बॉडी में क्या होती है, रेगुलेशन के लिए जरूरत होती है, बॉडी में इसकी बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन ये हम बाहर से लेते हैं, बॉडी के अंदर ये नहीं बन पाते हैं, है ना। एक विटामिन डी होता है जो सूर्य से बनता है, बाकी हम लोगों को ये आवश्यक मिनरल सब्जी से, पानी से, है ना, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनसे यहां पर गेन करना पड़ता है। सिंपल सी बात है। इससे आप लोगों को विटामिन में क्या ध्यान रखनी है, आप लोगों को यहां पर विटामिन्स में
आप लोगों को यहां पर विटामिन में टेबल ध्यान में रखनी है, और इससे होने वाली डिजीज, विटामिन की डिजीज डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज को आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है, डेफिशिएंसी या ज्यादातर हो जाए तो। बेसिकली वसा विलय यानी लिपिड्स में जो विलय होते हैं, फैट में सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के होते हैं आप लोगों के पास, और जल में विलय विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी क्या होते हैं, वाटर में विलय होते हैं। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर यूरिन के साथ, यूरिन कभी कभी होता है ना, मल्टीविटामिन खाते हैं तो यूरिन पीला पीला निकलता है, तो वो यूरिन पीला पीला कब निकलता है कि विटामिन बी हमारे यूरिन के साथ बाहर निकल रहा होता है। तो इसी वजह से यहां पर हम लोगों के पास ये विटामिन वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप लोगों को पता है कि भैया न्यूक्लिक एसिड यहां पर डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम यहां पर डीऑक्सीराइबोस, और राइबोस न्यूक्लिक एसिड यहां पर आप लोगों के पास होता है। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। इसके बारे में आप लोग बेटा बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके लिए आप लोगों को बुक देखनी पड़ेगी। बायोलॉजी वाले हैं आप लोग तो बायोलॉजी वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से बेटा यहां पर जानते हैं। केवल अंतर ध्यान में रखना है, केवल अंतर ध्यान में रखो और कुछ नहीं। ये बायोलॉजी का पार्ट होता है। डीएनए के डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, प्यूरिन, पिरामिडीन, किसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, किस और कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ओनली बुक। ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित कुछ सवालों की बेटा प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। जैसे सिंपल से सवाल आते हैं, मैंने कहा ना आप लोगों से कोई खास सवाल नहीं बनते, सिंपल से सवाल। जैसे अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य फॉर्मूला क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का जितना कराया है मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है बेटा आप लोगों के पास CxH2O, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ग ऑप्शन यहां पर सही होगा। सिंपल से सवाल है बेटा। ग्लूकोज टॉलेन के साथ सिल्वर दर्पण परीक्षण देता है, यह प्रदर्शित करता है। भैया आप लोगों को कराया था मैंने बहुत अच्छी तरीके से, ध्यान से देखना कि जो आप लोगों के पास रिड्यूसिंग शुगर होती है, वो टॉलेन के साथ क्या देती हैं बेटा, पॉजिटिव टेस्ट देती हैं यहां पर। तो ग्लूकोज अगर ये टेस्ट दे रही है तो ये क्या होगी आप लोगों के पास, अपचयी शर्करा होगी, यानी रिड्यूसिंग शुगर बेटा आप लोगों के पास यहां पर होगी। तो अगर मैं यहां पर आंसर से बात करूं आप लोगों के पास कि भाई साहब ये किस चीज को दिखा रही है, अम्लीय समूह को दिखा रही है, या एल्कोहलिक समूह को दिखा रही है, या कीटोनिक समूह को दिखा रही है, एल्डिहाइड समूह को दिखा रही है। भैया एल्डिहाइडिक समूह जो आप लोगों के पास होता है, CHO ग्रुप जो होता है ग्लूकोज का, वो यहां पर आप लोगों का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में और सिल्वर मिरर में यहां पर आप लोगों को ध्यान दे देता है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आंसर होगा बेटा आप लोगों के पास यहां पर ऑप्शन घ होगा। अगला बेटा यहां पर निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड का उदाहरण है। डाइसैकेराइड का उदाहरण आप लोगों को देखना है। ओलिगोसैकेराइड का टाइप होता है जिसमें दो मोनोसैकेराइड्स की इकाइयां आपस में जुड़कर डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करती है। तो सुक्रोज यहां पर क्या होती है बेटा आप लोग पास, डाइसैकेराइड का यहां पर उदाहरण होती है। अगले सवाल की ओर चलें तो सुक्रोज है, सुक्रोज क्या होता है बेटा, सुक्रोज यहां पर एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है जो कि ना तो आप लोगों के पास टॉलेंट टेस्ट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, ना ही फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, ना ही बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, ना ही म्यूटा रोटेशन आप लोगों के पास यहां पर दिखाता है। तो सुक्रोज क्या होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर आप लोगों के पास होती है, यानी ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। अगले सवाल की बात करें, अगला सवाल है बेटा आप लोगों के पास, ग्लूकोज निम्न में से किस अभिकर्मक के साथ यहां पर क्रिया करके ओसाजोन में परिवर्तित होता है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप निकालिए रिएक्शन जो आप लोगों को करवाई गई थी ग्लूकोज की रिएक्शन आप लोगों को करवाई गई थी, जरा ध्यान से देखो। यहां पर इस रिएक्शन में ध्यान से देखो, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करके, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करके यहां पर क्या देता है आप लोगों को प्रोडक्ट में बेटा, ओसाजोन का यहां पर आप लोगों को फॉर्मेशन करते हुए दिखाई देता है। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से बात करूं कि ग्लूकोज हम लोगों के पास फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करके ओसाजोन का यहां पर फॉर्मेशन करेगा, यानी ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। तो बेसिकली इतने छोटे छोटे टाइप के सवाल ही यहां पर आप लोगों के पास बनते हैं। तो ये था आप लोगों के पास बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड चैप्टर।